अब हम आगे देखते हैं इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, आदिवासी किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, जिन व्यक्तियों का पूरा जीवन जंगलों पर ही निर्भर होता है और जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। जो कई पीढ़ियों से जंगलों में रहते आ रहे हैं, जंगल ही उनके घर होते हैं, जंगलों से जुड़ी ही उनके रीति रिवाज होते हैं, वो सभी आदिवासी कहलाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं? देखिए, जो आदिवासी लोग होते हैं जंगलों पर ही उनकी आजीविका चलती है। जंगलों से प्राप्त चीज़ों को वो बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अपना उनका जो रहन सहन है वो जंगलों में ही है। उनकी संस्कृति भी जंगलों पर ही निर्भर है और जंगल ही उनके घर होते हैं। तो आदिवासी लोग जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। जंगल ही उनके घर होते हैं और जंगलों से संबंधित ही उनके रीति रिवाज होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जंगल अधिकार नियम 2007 क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, आदिवासियों और अन्य जनजातियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है। ये जो अधिनियम है, ये जो नियम है, ये आदिवासियों को और अन्य जनजातियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है। जो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं, जो आदिवासी लोग कई पीढ़ियों से जंगलों में ही रह रहे हैं, तो ये नियम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जंगलों से उन्हें निकाला नहीं जा सकता है, जंगलों पर उनका अधिकार होता है। तो ये नियम उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है? जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है, अपनी कक्षा में आप चर्चा करके लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, जंगल आदिवासियों के घर हैं। जंगलों की कटाई होने से उनके घर उजड़ गए हैं। उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जब घर ही नहीं रहेंगे तो फिर जंगलों में उनके अधिकार कैसे सुनिश्चित रहेंगे? तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इसी वर्कशीट में इसी पाठ की ये 5वीं वर्कशीट है। अब इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, जंगलों में पेड़ किन किन कारणों से काटे जाते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए और अन्य कारणों को आप लिखिए। जैसे जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए पेड़ नहीं काटे जाते हैं, ये बात यहाँ पर गलत है। खेती करने व मकान बनाने के लिए, बिल्कुल सही, खेती करने और मकान बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। पशु पक्षियों को बचाने के लिए, ये बात गलत है। कारखानों व सड़कों के निर्माण के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। कारखानों और सड़कों के निर्माण के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन कारणों के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। आगे कुछ और कारण हमने लिखे हैं, जैसे बांध बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। रेल लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सड़कों का नेटवर्क तैयार करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। लकड़ी उद्योग को चलाने के लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। ये कुछ अन्य कारण आप लिख सकते हैं। इनसे अलग अगर आपको और कोई कारण लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारणों को लिखिए। तो यहाँ पर कारणों को आपको लिखना है, जंगल किस कारण से नष्ट हो रहे हैं। ये कुछ प्राकृतिक कारण है, ये मानव निर्मित कारण हैं, जैसे बाढ़, आग लगना, मौसम बदलना, ये तो हुए प्राकृतिक कारण। और मानव निर्मित कारण है, जैसे घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, ये कुछ हैं मानव निर्मित कार्य। तो मानव निर्मित कारण हैं, इन्हें आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कहाँ से हमने देखकर लिख दिए हैं, ये यहाँ पर जो दिए गए हैं इन्हें ही छांट कर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखानों एवं घरों के निर्माण के लिए करना उचित है या नहीं, इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए। देखिए, जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखानों एवं घरों के निर्माणों के लिए उचित नहीं है, इनका उपयोग करना उचित नहीं है।
बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि ऐसा हम करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह धरती किसी के भी लिए रहने लायक नहीं रहेगी, किसी के भी रहने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि ये धरती से सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। जंगल नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कहाँ से लाएंगे, पर्यावरण नहीं होगा तो बारिश कहाँ से लाएंगे, जंगल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, धरती पर सूखा पड़ने लगेगा, धरती पर अकाल पड़ने लगेगा। ये धरती किसी के लिए भी फिर रहने लायक नहीं रहेगी। इसलिए जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, यदि जंगल नष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनिए। तो आपको यहाँ पर सही विकल्पों को चुनना है। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये भी सही है। पशु पक्षियों के वास स्थान नहीं बचेंगे, ये बात भी सही है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है। निम्नलिखित पर जंगलों की कटाई का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? अपनी कक्षा में चर्चा करके तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कक्षा में जंगलों की कटाई पर किस प्रकार से इन पर प्रभाव पड़ता है ये आपको लिखना है। जैसे इधर इन्होंने लिखा है जीव जगत और जंगलों की कटाई का प्रभाव आपको यहाँ पर लिखना है। जंगली जीव, जंगली जीवों पर किस प्रकार इनका प्रभाव पड़ता है? जंगली जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जंगल जंगली जीवों के भी घर हैं। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो जंगली जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, फिर वो इधर उधर अपने आवास से दूर रहने लगेंगे और कई बार वह इंसानों के हाथों मारे भी जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, ताज़ी हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी जब जंगल नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी और बहुत सी समस्याएं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं वो सभी बढ़ने लगेंगी। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ ये बहुत गंभीर समस्याएँ हैं जो जन्म लेंगी। अगली पीढ़ी के लिए क्या समस्या होगी? अगली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी पड़ जाएगी। सबसे पहली बात, दूषित जल मिलेगा उन्हें, दूषित जल मिलेगा, थल मिलेगा और वायु मिलेगा। ये उन्हें हम जो है विरासत में देंगे अगर हम जंगलों की कटाई कर देंगे। इसके साथ साथ अधिक बीमारियां भी उन्हें मिलेंगी, क्योंकि फिर जब जंगल कट जाएंगे तो ये हमारा जो पर्यावरण है ये दूषित हो जाएगा और इसके कारण उन्हें बहुत सी बीमारियां हम विरासत में देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जंगलों की कटाई से वहाँ की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर जंगलों की कटाई करेंगे तो वहाँ मिट्टी का कटाव तेज़ी से होता है। इसके साथ साथ वहाँ मिट्टी जो होगी, वहाँ की जो भूमि होगी वो अनुपजाऊ होती चली जाएगी, बंजर होती चली जाएगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जंगलों की कटाई किस प्रकार वर्षा को प्रभावित करती है? देखिए, जंगलों की कटाई हो जाने से वर्षा का वितरण असमान हो जाता है, वर्षा में कमी आती चली जाती है। जब जंगल नहीं रहेंगे तो फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। इसके साथ साथ जब जंगल नहीं रहेंगे तो वो मानसूनी हवाओं को कैसे रोकेंगे, और जब वो उन्हें रोक नहीं पाएंगे तो फिर बारिश कहाँ से होगी? तो ये बहुत से जो हैं दुष्परिणाम जंगलों की कटाई के होंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है? इसे समझाइए। तो जिस स्थान से वनों को काट दिया जाता है वहाँ तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश बहुत कम होने लगती है। जब बारिश ही नहीं होगी तो भूमि धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी। वो भूमि, नम भूमि जो थी, वो एक समय ऐसा आएगा वो गर्म और एक तरह से गर्म मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी और एक तरह से वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, क्योंकि उसमें नमी बिल्कुल समाप्त हो चुकी होगी, उसमें जो पोषक तत्व रहेंगे वो भी समाप्त होने लगेंगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ पर रेगिस्तान बन जाएगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न अगली वर्कशीट में पहला प्रश्न है, आप अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं? आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और वनों को कटने से बचाना चाहिए। इस तरह से आप उन्हें हरा भरा रखने में मदद कर सकते हैं। वनों की कटाई को वनीकरण के द्वारा कैसे संतुलित किया जा सकता है, समझाइए। यदि एक तरफ पेड़ कट रहे हैं
तब आपको दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, तभी आप वनों की कटाई को संतुलित कर सकते हैं। वनों की कटाई को वनीकरण के माध्यम से संतुलित कर सकते हैं। अगर एक पेड़ कट रहा है तो 10 पेड़ लगाए जाएं ताकि वो बड़े होकर के वनों का रूप ले लें, तो ये हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है वनीकरण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर है। देखिए, वनीकरण का मतलब है नए जंगल लगाना, नए पेड़ लगाना एक तरह से, और पुनर्वनीकरण का मतलब है जिस जगह से वन काटे हैं उसी जगह पर पेड़ लगाना, वो होगा पुनर्वनीकरण। आगे, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं, खाली पड़ी जगह पर फलदार वृक्ष लगाना, इसको हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। जो ज़मीन खाली पड़ी रहती है तो उस पर अगर हम फलदार वृक्ष लगाएं तो इसे हम सामाजिक वानी कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं। देखिए, जंगलों को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, सेव साइलेंट वैली आंदोलन, एपिको आंदोलन आदि तरह के आंदोलन चलाए गए हैं। आगे देखते हैं, वन महोत्सव क्या है। तो वन महोत्सव क्या है, ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाला एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। इसे हम वन महोत्सव कहते हैं। भारत सरकार इसे चलाती है और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया जाता है, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये आयोजित होता है। 1 से लेकर 7 जुलाई तक इसको आयोजित किया जाता है।